हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब बहुत बढ़िया होंगे और मेहनत कर रहे होंगे। प्यारे, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर, जिसका दूसरा नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी है, उसका लेक्चर नंबर 7, जिसमें आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सुन लीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ कि इस लेक्चर को ईमानदारी से, मन से आखिरी तक अटेंड करने वाले एक एक बच्चे के दिमाग में एक एक कंसेप्ट इसका ऐसे बस जाए कि जिंदगी भर वो दिमाग में बसा रहे और कभी भूल ना पाए। फिलहाल प्यारे, इससे पहले के लेक्चर अगर आपको अटेंड करने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी लेक्चर्स के लिंक्स दे रखे हैं। हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। प्यारे, मैं हूं वैभव अग्रवाल एंड वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स ब्रो। स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। प्यारे, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दूं थोड़ा सा जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में हमने आपको ये बताया था दो चीज़ें, पिछले लेक्चर्स में दो चीज़ें जो इम्पोर्टेंट मैंने आपको बताई, पहले वो बता दें, इसी से रिलेटेड कुछ आगे की चीज़ें हैं। पहली चीज़ मैंने आपको ये बताई, जैसे कि चैप्टर का नाम है कि किसी भी वायर में अगर करंट फ्लो कराया जाए तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो कौन से रूल से निकालते हैं? जी हाँ, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल से, और इसकी शेप जो होती है कंसेंट्रिक होती है, ये आपने पढ़ा। ऐसे ही दूसरी बात आपने ये पढ़ी कि ऐसे करंट कैरिंग वायर जिसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, उसको अगर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए, ये करंट कैरिंग वायर है, बाहर से मैग्नेट रख दी, नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच में ये वायर रख दिया, तो इस वायर पे फोर्स लगती है। Whenever a current carrying wire is placed in magnetic field, external magnetic field, then it experiences a फोर्स, जिस फोर्स का फॉर्मूला BIL sin थीटा होता है। लास्ट लेक्चर में इसकी शायद डिटेलिंग करना रह गई थी, तो एक बार ये बता दूं कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया वो तो नहीं, लेकिन ये फॉर्मूला क्या बताता है? ये फॉर्मूला ये बताता है कि बेटा कोई भी वायर जो करंट फ्लो कर रहा है उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगती है। फॉर्मूले के हिसाब से ये फोर्स एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B होती है। B का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। B का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड, जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज़्यादा फोर्स। और दूसरा, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, जितनी ज़्यादा वायर की लेंथ होगी उतनी ज़्यादा उस पर फोर्स लगेगी। और तीसरा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, जितना ज़्यादा करंट उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड। और तीसरा चौथा ये डिपेंड करती है साइन थीटा पे। साइन थीटा के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऐसे लिख दे रहा हूँ। चलिए कैसे? थीटा कौन सा एंगल है? लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का। जैसे यहाँ पे लेंथ ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, मतलब मान लें कि नॉर्थ पोल बाहर है, साउथ पोल अंदर है, तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ पोल ऐसे है और वायर ऐसे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, वायर ऐसे, दोनों के बीच इस केस में कितना एंगल है? 90 डिग्री। तो यहाँ पे साइन 90 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे रखा। लेकिन एंगल जरूरी नहीं है 90 हो, कुछ भी होगा तो वो हम रखेंगे। इन सारे फैक्टर्स को मिला देते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BIL sin थीटा और फॉर्मूला ये बन जाता है। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट मैंने बताई थी टेस्ला होती है, जैसे हम शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल T लिखते हैं। फोर्स की, लेंथ की और करंट की तो यूनिट आपको मालूम ही है। फिलहाल प्यारे, ये चीज मद्देनजर रखते हुए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बात आई व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसकी प्यारे डिटेलिंग करें उससे पहले कुछ बताऊं। फैराडे भाई साहब थे, फैराडे भाई साहब बोले कि भैया जैसे कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनती है, हमने अभी पढ़ा कहीं पे भी करंट कैरिंग वायर है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। जैसे वो बोले कि भैया जैसे करंट से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है तो शायद इसका ऑपोजिट भी ट्रू होना चाहिए। क्या ऐसा भी हो सकता है कि मैग्नेटिज्म से करंट बने? जैसे करंट से मैग्नेटिज्म बन रही थी तो क्या मैग्नेटिज्म से करंट भी प्रोड्यूस किया जा सकता है? क्या इसका उल्टा भी ट्रू है? उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे और उनकी जो मन में बात थी वो बिल्कुल सच साबित हो गई। उन्होंने क्या किया, इस तरीके से एक मैग्नेट ली और ये इस तरीके से ऐसे
कॉइल ली, कॉइल में करंट ने, कॉइल में बैटरी नहीं लगाई है प्यारे, कॉइल में यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाया है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है पहले ये बता दें आपको, जैसे बेटा वोल्टमीटर होता है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं। वोल्टमीटर क्या होता है? एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ऐसे ही एक एमीटर होता है, एमीटर का काम क्या होता है? इट इज यूज्ड टू मेजर करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, किसी भी वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है उसके लिए एमीटर। ऐसे ही एक गैल्वेनोमीटर होता है, इसमें जी लिखा होता है, ये देखने में कुछ ऐसा होता है, इसके बीच में 0 होता है और इस तरीके से यहाँ से मार्किंग होती है, 0 है मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर, 10, ऐसे इधर होता है 5, 10, 15, इसकी मार्किंग बीच में 0 होती है। गैल्वेनोमीटर इज अ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर वेरी फीबल करेंट्स। फीबल का मतलब बहुत लो करेंट्स, वीक करेंट्स होते हैं, ये उन करेंट्स को मेजर करने के तो काम में आता ही आता है, साथ में इट इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट। कहीं पे अगर करंट फ्लो कर रहा है, बहुत ही फीबल सा करंट अगर फ्लो कर रहा है तो गैल्वेनोमीटर से डिटेक्ट कर सकते हैं। कैसे? जैसे ये वायर है, इस तरीके से इस वायर में अगर हमें डिटेक्ट करना है कि करंट है या नहीं है, और है तो किस डायरेक्शन में है, तो क्या किया जाता है, ये जो इसके दो टर्मिनल्स हैं गैल्वेनोमीटर के, यहाँ से दो वायर कनेक्ट किए जाते हैं, जिन वायर्स का करंट हमें डिटेक्ट करना है कि है या नहीं है, और जैसे ही स्विच ऑन किया जाता है, इसकी नीडल अगर डिफ्लेक्ट होती है तो डिफ्लेक्ट होने से हमें पता चल जाता है इस गैल्वेनोमीटर में कोई करंट गया, जिसकी वजह से ये गैल्वेनोमीटर की नीडल डिफ्लेक्ट हुई। तो ऐसे हमें पता चलता है कि करंट है या नहीं। बहुत फीबल करंट बेटा एमीटर से मेजर नहीं कर सकते। एमीटर हैवी करंट्स को तो मेजर कर सकता है, लेकिन बहुत फीबल करंट्स डालोगे 1 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर वगैरह के, तो उसकी नीडल इतने छोटे करंट से हिल भी नहीं पाएगी, इतनी फोर्स नहीं लग पाएगी कि वो हिल पाए। तो उसके लिए एक स्पेशली डिजाइंड डिवाइस जिसे हम कहते हैं गैल्वेनोमीटर। तो ये करंट तो डिटेक्ट करते ही करता है, साथ साथ में उसकी डायरेक्शन भी हमें बता पाता है कि किस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। कैसे? ये जो नीडल होती है ये दोनों तरफ डिफ्लेक्ट हो सकती है, आगे की तरफ भी डिफ्लेक्ट हो सकती है और पीछे की तरफ भी ऐसे डिफ्लेक्ट हो सकती है अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है। कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो ये बीच में रहती है, रीडिंग रहती है इसकी 0 एम्पियर या मिली एम्पियर, जो भी जिस भी यूनिट में निकलना होगा। फिलहाल अभी मान लें कि अगर करंट इसका इस डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे करंट ऐसे जा रहा है, तो जो इसकी नीडल है वो इस तरफ, यहाँ से इस तरफ ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाती है, ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाती है। बात समझ पा रहे हो? ये ऐसे थी, ऐसे से ऐसे। अगर करंट उधर जा रहा है तो ये इधर की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी, और करंट अगर इधर जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो ये 0 से इधर की तरफ आ जाएगी। तो इसके डिफ्लेक्शन के डायरेक्शन से किस तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है, उसी डिफ्लेक्शन के डायरेक्शन से हम करंट की डायरेक्शन भी पता लगा लेते हैं। अब बोले अगर ये आगे की तरफ डिफ्लेक्ट होगी तो करंट उधर जा रहा है, अगर ये पीछे की तरफ डिफ्लेक्ट होगी तो करंट इधर जा रहा है। तो इस तरीके से गैल्वेनोमीटर की हेल्प से हम करंट मेजर भी कर सकते हैं कितना है, डिटेक्ट कर सकते हैं कि करंट है या नहीं है, और किस डायरेक्शन में है वो डायरेक्शन कैसे करेंगे वो मैंने आपको बताया, डिटेक्ट कैसे होगा वो मैंने आपको बताया, नीडल हिलेगी, कितना करंट है वो कैसे पता चलेगा, वो यहाँ पे स्केल बना होता है, ये पूरा इस तरीके से स्केल है, यहाँ पे रीडिंग लिखी होती है, नीडल जहाँ जाके रुकेगी उससे हम पता लगा लेते हैं कि इसमें कितना करंट होगा। ठीक है प्यारे, फिलहाल ये मैंने गैल्वेनोमीटर की बात कर दी क्योंकि आगे बहुत बार गैल्वेनोमीटर पढ़ने वाले हैं, इसलिए गैल्वेनोमीटर का पूरा फंक्शन आपको मालूम होना चाहिए कि ये किस काम में आता है। फिलहाल उन्होंने क्या किया, इस तरीके से मैग्नेट ली और एक कॉइल ली और यहाँ पे इसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया। सेल नहीं लगाया है, सेल लगाया होता तो सेल इसमें करंट देता, और ये जो कॉइल है ये सोलेनॉइड इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह, सोलेनॉइड की तरह इस तरीके से इससे मैग्नेटिक फील्ड निकलने लगती। अभी इस सोलेनॉइड में कॉइल तो है लेकिन करंट नहीं है, बैटरी की जगह हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया है। अभी क्या होगा, उन्होंने क्या किया, ये जो मैग्नेट थी इस मैग्नेट को इसके पास ले गए, इस कॉइल के जैसे ही पास ले गए, मैग्नेट से क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड निकल रही होगी कि नहीं निकल रही होगी, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी नहीं होंगी, इस तरीके से नॉर्थ से साउथ पोल की तरह। तो उन्होंने देखा इसकी मैग्नेट, जिसकी मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ थी, उसको जब इस सोलेनॉइड के कॉइल के पास ले गए तो देखा अरे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हुई। बोले अरे बिना सेल के डिफ्लेक्शन, बोले अरे करंट तो सेल से बनता था, अरे यहाँ तो मैग्नेट से बन रहा है, इस मैग्नेट को मैं पास ले जा रहा हूँ तो करंट बन रहा है, मैग्नेट को दूर ले जा रहा हूँ, दूर ले गए तो भी करंट बना, अगर रोक दिया तो कोई करंट नहीं बना।
लेकिन पास ले जाने पे, दूर ले जाने पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हुई, मैग्नेटिक फील्ड से करंट बना, तो उनकी सोच और उनकी बात भी साबित हो गई कि हाँ भैया, मैग्नेटिक फील्ड से भी करंट बनाया जा सकता है। यही फिनोमिना जो होता है, जिस फिनोमिना में मैग्नेटिक फील्ड से, मैग्नेटिज्म से करंट बनाया जा सकता है, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या? प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। प्यारे मेरे साथ साथ अगर आप कॉपी लेके बैठे हैं इस लेक्चर को अटेंड करते हुए, छोटी छोटी बातें नोट करते जाएंगे। नोट करने से चीज़ें दिमाग में हमेशा के लिए बस जाती हैं, चाहे उन नोट से आप बाद में पढ़ें या ना पढ़ें। पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि मैंने आपको नोट्स दिए हैं, फिर से बता दूं, किसी को अगर मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए डायरेक्टली, तो वो मेरे को कमेंट बॉक्स में अपनी मेल आईडी लिखे, डायरेक्टली उसकी मेल पे मेरे हैंड रिटन नोट्स उसके पास पहुंचेंगे। फिलहाल कोशिश करिएगा अपने ही हाथ से लिखे नोट्स बनाने की। फिलहाल तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है समझ में आ गया। अभी मैंने इसकी डिटेलिंग नहीं करी, सिर्फ उन्होंने क्या करके देखा, क्या निकल के आया सामने, वो बता दिया। अभी डिटेलिंग तो मैं इसकी बहुत ज़्यादा बारीकियों से अंदर जाने वाले हैं, अभी मैं सिर्फ ऊपर ऊपर का बता रहा हूँ। फिर जैसे जैसे लेक्चर में आगे बढ़ेंगे तो और मज़े आएंगे और डिटेलिंग आपको पता चलने वाली है। तो एक बार फिर से, मैग्नेट को पास ले गए, दूर ले गए तो इसमें करंट बना, मैग्नेट को रोक दी, कोई करंट नहीं बना। क्यों ऐसा हुआ? रोकने पर क्यों करंट नहीं बना? पास ले जाने में, दूर ले जाने में किस में ज़्यादा करंट बनेगा, कब कम करंट बनेगा, वो आगे की बात। लेकिन करंट बना, मैग्नेटिज्म से करंट बना। इस फिनोमेना को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अभी आगे प्रोसीडने से पहले कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डिटेल पढ़ने से पहले, एक टर्म है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बार बार बोलेंगे हम, वो पहले डिटेलिंग कर लें उसकी, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर वापस आएंगे। और वो टर्म है मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या? मैग्नेटिक फ्लक्स। बोले सर ये क्या चीज़ होती है मैग्नेटिक फ्लक्स? प्यारे देखिए, यहाँ जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की पूरी डिटेलिंग दे रहा हूँ, और इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो आपकी बुक में मेंशन्ड नहीं होंगी। जैसे अगर हम आईसीएससी की बात करें तो उसमें साफ साफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स लिखा है क्या चीज़ होती है, बट सीबीएसई की बुक्स में मैग्नेटिक फ्लक्स का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दे रखा है। बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी के बेसिस पे आगे हम समझा सकते हैं। तो कुछ चीज़ें आपको हो सकता है बुक में ना मिलें, लेकिन मैं तो सारी चीज़ें समझाऊंगा जो इस चैप्टर को पूरी तरीके से दिमाग में बसाने के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, ओके। फिलहाल बात करें नंबर, और हाँ कुछ ऐसी चीज़ें भी बता सकता हूँ जो किसी बुक में भी ना दे रखी हो, ना आईसीएसई में ना सीबीएसई में। कुछ चीज़ें ऐसी हैं सीबीएसई में दे रखी हैं, आईसीएसई में नहीं, आईसीएसई में दे रखी हैं, सीबीएसई में नहीं, और कुछ चीज़ें ऐसी जो दोनों में ही नहीं दे रखी है। मैं तो पूरी डिटेलिंग करूँगा आपके दिमाग में बसाने के लिए। हाँ, लेकिन जब एग्ज़ाम के लिए आप याद करेंगे तो अपने बुक के हिसाब से आप कर सकते हैं। फिलहाल नंबर ऑफ मैग्नेटिक, ठीक है, हाँ सॉरी, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या चीज़ होती है प्यारे? मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, पहले डेफिनेशन पे ध्यान दें। डेफिनेशन क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स की? द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग अ सरफेस नॉर्मली टू इट परपेंडिकुलरली टू इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। फिर से, किसी भी एक सरफेस से कितनी मैग्नेटिक लाइंस पास हो रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं ना मैग्नेट से, तो किसी भी सरफेस से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, कितनी पास हो रही हैं किसी भी सरफेस से, उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे बेटा मान लें कि ये इस तरीके से एक मैग्नेट बना ली मैंने, इस तरीके से ये लीजिए मैग्नेट बना ली, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। तो प्यारे नॉर्थ पोल से इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी। ये लीजिए मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से बना ली। कितनी बनाई हैं ज़रा गौर फरमाइए। इस तरीके से मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई हैं, और करीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लो 2 और बना दूं। इस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकल रही हैं, और वो ऑब्वियसली पीछे साउथ पोल में भी जा रही होंगी, लेकिन मैं वहाँ की नहीं बना रहा हूँ, और वो अंडरस्टूड है कि उधर की तरफ जा रही होंगी। ठीक है, इससे करीबन 13 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने निकाली हैं, लेकिन अभी मैंने सरफेस नहीं बनाया। मान लें कि मैं यहाँ पे एक कॉइल लटका दूँ, सर्कुलर कॉइल, किस तरीके की, जैसे फांसी का फंदा लटकता है
वैसी फांसी के फंदे की तरह लटकता हुआ एक लोहे की कॉइल ले ली मैंने, जो यहाँ रास्ते में लटक रही है। ठीक है प्यारे, अभी ये देखिए, ये इस तरीके से मैंने कॉइल यहाँ पे बना ली। ठीक है, ये लटक रही है। अब आप ये देखिए प्यारे कि ये ज़रा पहचानिए, ज़रा देखिए, इससे ये जो कॉइल मैंने बनाई है, क्या आप देख पा रहे हैं इससे कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं? हाँ, पास हो रही हैं। कितनी पास हो रही हैं? 3 मैग्नेटिक लाइंस पास हो रही हैं। तो इसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू अ सरफेस और कंडक्टर और कॉइल इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। हायर क्लासेस में इसकी बहुत ज़्यादा डिटेलिंग है, लेकिन वहाँ तक नहीं जा रहे हैं। यहाँ जितना ज़रूरी है समझाने के लिए वहाँ उतना समझा रहा हूँ। मैग्नेटिक फ्लक्स, जैसे मैग्नेटिक फील्ड को B से डिनोट करते थे, ऐसी मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं। सिंबल होते हैं ग्रीक सिंबल, फाई से डिनोट करते हैं। फिलहाल ये मैग्नेटिक फ्लक्स इस सरफेस से मैंने बना दिया। अगर इस कॉइल को यहाँ रखने की बजाय खिसका के पास में ले आए, ये लीजिए, खिसका के पास में ले आए, ये पास में ले आए। ठीक है, तो ज़रा देखिए, तो ज़रा बताइए कि इस कॉइल से अब कितना मैग्नेटिक फ्लक्स पास होने लगा प्यारे? देख के बताइए ज़रा, देखिए कितना फ्लक्स पास हो रहा है। अभी अगर आप देखेंगे, जैसे यहाँ से 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही थी इस तरीके से, लेकिन अब की बार इस सरफेस से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस करने लगी? कितनी करने लगी? जी हाँ, कितनी? ये देखिए, यहाँ से थोड़ा सा डायग्राम सही कर लीजिए। यहाँ से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करने लगी? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, सही से बना लीजिए, ये वही सही था। ठीक है, कितनी पास कर रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? 1 2 3 4 5, 5 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसको क्रॉस कर रही हैं। तो इससे पास होता हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है? 5 लाइंस, जबकि इससे कम। और बताओ कि अगर मैं इस कॉइल को और पास में ले आता, जैसे अभी तो ये यहाँ पे थी तो 3 पास हो रही थी, यहाँ पास में लाया, मैग्नेट के पास में ले आया तो 5 होने लगी। ऐसे ही सोचिए, इसको और पास में यहाँ ले आऊं तो और ज़्यादा पास होने लगेंगी, और पास में ले आऊं तो और ज़्यादा क्रॉस करेंगी। जितना पास में लाएंगे तो उस सरफेस से उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी, और जितना दूर लेते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतनी कम होती जाएंगी। लो, इसे और दूर ले गया, यहाँ ले गया, तो देखो ये वाली तो यहाँ निकल गई, ये वाली तो यहाँ निकल गई। इससे सिर्फ कितनी क्रॉस कर रही है? सिर्फ एक ही क्रॉस कर रही है। तो कितनी मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है किसी भी सरफेस से, वो डिपेंड करेगा कि वो मैग्नेट के कितना पास है और कितना दूर। जैसे जैसे मैग्नेट के करीब लाएंगे, उस सरफेस से कॉइल से पास होता हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ जाएगा, और जैसे जैसे दूर ले जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो जाएगा। अभी क्या बोले फैराडे ने जो अभी पिछला एक्सपेरिमेंट था, जिसमें इन्होंने ये देखा था कि मैग्नेट को पास ले गए थे या दूर ले गए थे, तो यहाँ करंट बना था। अब उसका रीज़न पता चल रहा है कि ऐसा क्यों हुआ था। एक्चुअली उन्होंने कहा कि कभी भी किसी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता है या कम होता है। ध्यान से सुनना, प्लीज नोट डाउन द वर्ड्स। कभी भी किसी भी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता है या कम होता है, देन current is produced in that coil. Whenever there is a change in magnetic flux linked with a coil, a current is induced in the coil, a current is produced in the coil. उसी करंट को हम कहते हैं induced current, और इस फिनोमिना को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक induction. Whenever there is a change in magnetic flux linked with a coil, current is produced in it. This phenomena is called electromagnetic induction, and the current thus produced in the coil is called induced current. तो ये नोट करिए प्यारे। तो यही इससे पता चल रहा है कि मैग्नेट को जब हम यहाँ पास ले जा रहे थे तो क्यों करंट बन रहा था। एक्चुअली मैग्नेट को पास ले जाने में इससे लिंक्ड, कॉइल से लिंक्ड, बताइए फ्लक्स बढ़ेगा या कम होगा। ऑब्वियसली जैसे यहाँ पे कॉइल को पास में ला रहे थे तो फ्लक्स बढ़ रहा था, चाहे कॉइल को पास में ले आइए तो फ्लक्स बढ़ेगा, चाहे मैग्नेट को पास में ले आइए तो भी तो फ्लक्स बढ़ेगा। फ्लक्स बढ़ना चाहिए, चाहे फ्लक्स कम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्लक्स बढ़ने से करंट बनता है,
फ्लक्स बढ़ने से भी करंट बनता है और फ्लक्स कम होने से भी करंट बनता है। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर कम होगा तो फ्लक्स बढ़ेगा और ये दूर जाएंगी तो फ्लक्स कम होगा। पास या दूर ले जाने के लिए आप चाहे कॉइल का मूवमेंट करा दीजिए चाहे मैग्नेट का मूवमेंट करा दीजिए। तो इन्होंने यहाँ पे मैग्नेट का जब मूवमेंट कराया था तो इसमें करंट बना, पास में ले जाने पे मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हुआ होगा जिसकी वजह से करंट बना, दूर ले जाने पे मैग्नेटिक फ्लक्स कम हुआ होगा जिसकी वजह से फिर करंट बना। लेकिन बेटा अगर हम उसे स्टेशनरी रख देंगे तो मैंने कहा था अगर उसे रोक देंगे तो कोई करंट नहीं बनेगा। क्यों कोई करंट नहीं बनेगा? आप देखिए अभी इस वाली कॉइल से 5 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। अगर मैं इस मैग्नेट को यहीं रखे रहने दूं तो इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो पास होंगी लेकिन वो चेंज नहीं होंगी। 5 पास हो रही हैं तो 5 ही पास होती रहेंगी। और अगर मैग्नेटिक फील्ड पास हो लेकिन अगर उसमें कोई चेंज ना हो तो नो करंट इज इंड्यूस। अगर ये रुका हुआ है तो 5 की 5 ही रहेंगी, कोई फ्लक्स चेंज नहीं आएगा तो करंट भी नहीं बढ़ेगा। इसलिए रोके रहने से फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा जिसकी वजह से इसमें करंट भी नहीं बनेगा। ध्यान रखिए करंट मैग्नेटिक फ्लक्स के पास होने से नहीं बनता, करंट इंड्यूस करंट वो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से बनता है। क्या? चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है। अभी बात ये आई कि सर पास ले जा रहे हैं तो भी करंट बन रहा है, दूर ले जा रहे हैं तो भी करंट बन रहा है। सर किस केस में ज़्यादा करंट बनेगा? तो ज़्यादातर बच्चे सोच रहे हैं कि सर ऐसा लगता है कि हाँ सर पास ले जाएंगे तो ज़्यादा करंट बनेगा, दूर ले जाएंगे तो कम करंट बनेगा। जी नो, ऐसा मत सोचना कि पास में ले जाने पे ज़्यादा करंट बनेगा, दूर पे कम करंट। कब ज़्यादा बनेगा कब कम बनेगा उसका खुलासा अभी बाद में होगा। अभी फ़िलहाल सिर्फ इतनी बात है। बोले सर इतना सब तो आपने बता दिया कि फ्लक्स के बढ़ने से या कम होने से करंट बनता है, लेकिन सर फ्लक्स के बढ़ने से या कम होने से आखिरकार करंट बनता क्यों है? बेटा वैसे तो डिटेलिंग इसकी हायर क्लास में है लेकिन शॉर्ट में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। हालांकि इसके एक्सप्लेनेशन कहीं बुक्स में है नहीं 10th क्लास की। शॉर्ट में बस आप इतना समझ लीजिए, जब हम मैग्नेट को पास लाते हैं या कॉइल को पास लाते हैं, दोनों के बीच के डिस्टेंस कम या ज़्यादा करते हैं तो इसके अंदर ये जो मेटल का वायर है इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगना शुरू होती है। वो फोर्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उन इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगाती है, जिस फोर्स की वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स वायर में घूमने लगते हैं, मूव करने लगते हैं। और बेटा इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट से क्या बनता है? क्या बनता है इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट से? जी हाँ, करंट बनता है। तो करंट क्यों बना? क्योंकि मैग्नेट के पास या दूर ले जाने पर वो इलेक्ट्रॉन्स के फोर्स लगता है, वो मूव करने लगते हैं और उनके मूवमेंट से करंट बनता है, जिस करंट को इंड्यूस करंट कहते हैं और जिस फिनोमिना को इंडक्शन कहते हैं। ठीक है प्यारे, तो अभी इन्होंने कुछ और एक्सपेरिमेंट्स इसी पे बेस करे। क्या करे देखते हैं। देखिए प्यारे, जो अभी मैंने बताया था कि मैग्नेट को पास में ले जाएं या दूर ले जाएं तो उससे करंट बना था, उसकी थोड़ी सी डिटेलिंग कर लें। क्या एक्सपेरिमेंट था वो एक्चुअली? ये देखिए उन्होंने एक कॉइल ली इस तरीके से, जिसे हम सोलेनॉइड भी कह सकते हैं, जिसको किसी एक पेपर या वुडन सिलेंडर के ऊपर बांधा गया। ठीक है, किसी ना किसी चीज़ के ऊपर तो बांधना पड़ेगा। ये लीजिए प्लास्टिक के पेन के ऊपर ही बांध दीजिए, किसी भी इंसुलेटेड सब्सटेंस के ऊपर इस तरीके से गोल गोल बांध दिया और उसमें क्या लगा दिया? एक गैल्वेनोमीटर, जिसमें जब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो उसकी जो नीडल है वो 0 एम्पियर शो करेगी, बिल्कुल बीचों बीच रहेगी। अभी यहाँ पे इन्होंने एक इस तरीके से मैग्नेट ली जिसका ये नॉर्थ पोल, जिसका ये साउथ पोल, ये रुकी हुई थी प्यारे। तो बताइए इस मैग्नेट के पास में रुकी हुई है तो इससे निकलती हुई कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके सरफेस को क्रॉस तो करेंगी, इस कॉइल से पास तो होंगी, मैग्नेटिक फ्लक्स कुछ निकलेगा तो, लेकिन करंट बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि पास में रखने पर, रुके रहने पर फ्लक्स तो पास होगा बट उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो कोई भी करंट नहीं बनेगा। तो ये एक्सपेरिमेंट में उन्होंने देखा कि अगर उन्होंने स्टेशनरी रखी तो गैल्वेनोमीटर में 0 रीडिंग, कोई करंट नहीं बना। दूसरा उन्होंने क्या किया? मैग्नेट को पास में लाए, तो जैसे जैसे पास में ला रहे थे, पास में लाते यहाँ पे डिफ्लेक्शन हुई। जितनी देर वो मूव कराते रहे, पास लाते रहे, उतनी देर इसमें करंट बनता रहा। और ये देखिए गैल्वेनोमीटर की रीडिंग इस तरीके से इधर की तरफ नीडल डिफ्लेक्ट हो गई, यानी इसमें करंट बना।
फिर पास लाते 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 उन्होंने क्या किया, उस मैग्नेट को रोक दिया, फिर से रोक दिया, तो जो करंट बन रहा था वो वापस से कितना हो गया, 0। देखिए इसमें कोई करंट नहीं बन रहा है, फिर से रीडिंग हो गई 0। तो सिर्फ कब तक करंट बनेगा, जब तक मैग्नेट पास आती रहेगी। फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा, मैग्नेट के पास आने से फ्लक्स बढ़ेगा, और बढ़ते जब तक फ्लक्स बढ़ता रहेगा तब तक इसमें करंट बनता रहेगा। जैसे ही मैग्नेट रुकेगी, फ्लक्स का बढ़ना भी रुकेगा और करंट भी रुक जाएगा, 0 हो गया। दूसरा फिर उन्होंने क्या किया, जैसे मैग्नेट को पास में लाए थे, अब स्टेशनरी मैग्नेट को दूर ले जाने लगे। बेटा दूर ले जाने लगे तो फिर से देखा, अरे फिर से गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हुई, यानी फिर से करंट बना। बताओ जरा अब की बार करंट किस वजह से बना होगा, जी हाँ, किस वजह से, मैग्नेट के दूर जाने की वजह से। इससे लिंक्ड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे लिंक्ड हो रही होंगी, लिंक्ड का मतलब जो इससे क्रॉस कर रही होंगी, वो मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेट के दूर जाने से डिक्रीज होगा, और फ्लक्स के डिक्रीज होने से फिर से करंट बनेगा। फ्लक्स के इंक्रीज होने से भी करंट बना, फ्लक्स के डिक्रीज होने से भी करंट बना, लेकिन इन दोनों करंट में फर्क क्या होगा, ये मत कहना कि सर ये फर्क होगा कि पास ले जाने पे ज़्यादा करंट, दूर ले जाने पे कम करंट। जी नो प्यारे, दोनों में सेम करंट बनेगा। अगर सेम वेलोसिटी से, जिस वेलोसिटी से पास में लाए हैं उसी वेलोसिटी से दूर ले जाएंगे, तो जितना करंट यहां बना है उतना ही करंट एग्जैक्टली वहां बनेगा। ये एक लॉ है, फैराडेज लॉ, जिससे हमें पता चलता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल जितना करंट यहां उतना करंट वहां, बस डिफरेंस होगा तो किस चीज में, करंट के डायरेक्शन में। देखिए जब पास लाए थे तो करंट इसमें इस तरीके से ऐसे बना था, जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन इधर की तरफ हुई थी, करंट ऐसे गया था। लेकिन अब की बार जब दूर ले जा रहे हैं तो इसमें तो करंट ऐसे था, इसमें करंट देखिए ऐसे बना, जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर जो पहले इधर डिफ्लेक्ट हो रहा था, अब की बार उल्टे डायरेक्शन में, जिस तरफ करंट होता है उस तरफ डिफ्लेक्ट हो गया। तो इफ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट मूवमेंट इज रिवर्स, देन डायरेक्शन ऑफ करंट ऑल्सो रिवर्स। अगर करंट मैग्नेटिक फ्लक्स के इंक्रीज होने से बन रहा है तो कोई डायरेक्शन होगी, और अगर करंट मैग्नेटिक फ्लक्स के डिक्रीज होने से बनेगा तो डायरेक्शन ऑफ करंट भी ऑपोजिट हो जाएगी। अभी बात आई कि सर ये तो बता दीजिए कि करंट अपोजिट डायरेक्शन में बना, ठीक है, वो हम समझ गए, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से अपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है, लेकिन सर वो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, कब ऐसे बनेगा, वो डायरेक्शन ऑफ करंट निकालने के लिए भी प्यारे यहाँ पे रूल्स हैं। रूल्स का नाम आगे उजागर होगा, अभी वो सिर्फ सुन लो कि हाँ कुछ रूल्स हैं जिससे हम करंट का डायरेक्शन निकालेंगे। बोले सर बहुत रूल्स हैं, कभी मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल आ जाता है, कभी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आ जाता है, कभी कॉर्क स्क्रू रूल आ जाता है। जी हाँ, यहाँ पे बहुत सारे रूल्स हैं डायरेक्शन निकालने के लिए। इस चैप्टर में आपको याद रखना पड़ेगा, अगर ईमानदारी से समझ रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। अभी मैं आपको रूल्स का याद करना और आसान कर दूंगा, कैसे याद कर सकें कि किस रूल से क्या निकलता है। इस लेक्चर के आखिरी तक बने रहिएगा, चुटकियों में रूल्स बताऊंगा कैसे निकालेंगे। फिलहाल बात आई, दूर ले गए तो करंट कुछ बना अपोजिट डायरेक्शन में, और दूर ले जाके फिर आप देखिए इसमें क्या किया, दूर ले जाके फिर रोक देंगे तो फिर करंट 0 हो जाएगा। फिलहाल आप ये देखिए कि ये वाला केस देखिए और ये वाला केस देखिए ज़रा, इसमें पास में ला रहे हैं तो करंट बना, इसमें पास में ला रहे हैं तो इसमें करंट बना। लेकिन आप देखिए दोनों डायग्राम्स में जरा डिफरेंस देखिए, दोनों को पास में ला रहे हैं लेकिन एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? इस केस में इधर जो पास में ला रहे थे इधर नॉर्थ पोल था, जबकि इधर जो पास में ला रहे हैं वो इधर साउथ पोल है। तो प्यारे जब हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऑपोजिट कर दी, पास में ला रहे हैं करंट तो दोनों केस में बनेगा, लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऑपोजिट कर दी, साउथ की जगह नॉर्थ कर दिया, तो जो यहाँ पे इंड्यूस करंट बन रहा है उसकी भी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जानी है। देखिए अगर यहाँ पे ऐसे बना तो यहाँ पे उल्टे डायरेक्शन में ऐसे बना है। तो इफ द डायरेक्शन of magnet is reversed or movement of magnet is reversed, then direction of current also reverses। अच्छा एक बात और बता दूं, इस पूरे एक्सपेरिमेंट में हमने बताया कि मैग्नेट की मूवमेंट करी गई थी, मैग्नेट को पास में या दूर में लाए तो फ्लक्स के चेंज होने से इंड्यूस करंट बना। प्यारे चाहे मैग्नेट की मूवमेंट कराओ
चाहे कॉइल की मूवमेंट भी करा सकते हो तो भी करंट बनेगा। जैसे मैग्नेट को यहीं रखे रहने, कॉइल को पास में ले आए तो बेटा कॉइल को पास में लाने से भी तो फ्लक्स चेंज होएगा। तो ये नहीं है कि सिर्फ मैग्नेट की मूवमेंट से होगा, किसी की मूवमेंट से हो सकता है, चाहे कॉइल चाहे मैग्नेट। बस उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम होना चाहिए या बढ़ना चाहिए। उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम होगा तो फ्लक्स इंक्रीज होगा, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा तो फ्लक्स डिक्रीज होगा। दोनों ही केस में करंट बनेगा। लेकिन अच्छा ये बताओ कि इस केस में, जैसे ये वाला केस है, मैग्नेट को हम पास में ला रहे थे, करंट बना, करंट किस डायरेक्शन में बनेगा वो अभी नहीं बताया मैंने, फिलहाल करंट बनेगा। बताओ, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये एक सोलेनॉइड है, कॉइल है जिसमें गैल्वेनोमीटर लगाई है, एक मैग्नेट है, इसको पास में ला रहे हैं, करंट बन रहा है। बताइए ज़रा, इसको पास में ला रहे हैं, करंट बन रहा है, अगर इसको पास में लाएंगे तो करंट बनेगा। लेकिन अगर दोनों की मूवमेंट कराएं, ये देखो दोनों की मूवमेंट हो रही है और सेम स्पीड से, जिस स्पीड से ये चल रहा है उसी स्पीड से अगर ये चले तो बताओ करंट बनेगा कि नहीं बनेगा। सोचो, जिस स्पीड से ये चल रही है उसी स्पीड से ये चले पीछे से आती हुई, तो करंट बनेगा कि नहीं बनेगा। बताइए मुझे, कमेंट बॉक्स में आपको पॉज करके बताना होगा कि अगर हम इसको इस तरीके से ऐसे ले जाएंगे सेम स्पीड से एक तरफ या सेम स्पीड से दूसरी तरफ तो करंट बनेगा कि नहीं बनेगा, और बनेगा तो क्यों बनेगा, नहीं बनेगा तो क्यों नहीं बनेगा। मुझे आपका आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में, एंड लेट्स सी किसको कितना समझ में आया। जितना मैंने पहले समझाया उसी पे बेस्ड है, तो लेट्स सी कि ये आप अपने सारे कंसेप्ट इस क्वेश्चन में अप्लाई कर पाते हैं कि नहीं। फिलहाल हम चलते हैं आगे, पॉज मार के जब तक आंसर टाइप करिए फिर वापस आइएगा। क्या बोल रहे हैं तो ये नोट कर लीजिए। एग्जैक्टली सिमिलर ऑब्जर्वेशंस आर मेड इन गैल्वेनोमीटर, इस मैग्नेट इज केप्ट स्टेशनरी एंड सोलेनॉइड इज मूव। ये मैंने आपको बताया कि अगर मैग्नेट को रोक दें, सोलेनॉइड को मूव करें तो भी यही रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। ठीक है प्यारे, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। तो क्या कंक्लूजन्स निकले इससे वो आप देखिए। जो अभी एक्सपेरिमेंट करा, ये जो भी मैंने बताया आपको उससे कुछ कंक्लूजन्स निकले हैं, देख लीजिए क्या कंक्लूजन्स निकले हैं। पहला कंक्लूजन देखिए प्यारे, बोल रहे हैं कि करंट फ्लोज इन द कॉइल व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल। जब इन दोनों के बीच रिलेटिव मोशन होगा, रिलेटिव मोशन का मतलब है चाहे किसी का भी मोशन हो, चाहे मैग्नेट का चाहे कॉइल का, उन दोनों का आपस में बीच में डिस्टेंस कम या ज्यादा होगा तो करंट बनेगा, करंट फ्लोज। इस करंट को क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड करंट। और नो करंट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन कॉइल एंड मैग्नेट आर हेल्ड स्टेशनरी रिलेटिव टू ईच अदर। अगर वो एक दूसरे के हिसाब से बिल्कुल रुकी हुई होंगी तो कोई करंट नहीं इंड्यूस होगा क्योंकि फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा। और डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्सेस इफ डायरेक्शन ऑफ मोशन या पोलैरिटी ऑफ मैग्नेट इज रिवर्स। ये मैंने आपको बताया था, पास ला रहे हैं, पास से दूर ले जाएं तो करंट की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, या फिर मैग्नेट की पोलैरिटी उल्टी कर दें तो भी करंट की डायरेक्शन उल्टी हो जानी है। लास्ट बताइए, ये जो करंट इसमें बन रहा है, मैग्नेट के पास लाने से दूर ले जाने से, ये करंट को अगर हमें इंक्रीज करना है तो कैसे कर सकते हैं। हाउ करंट बी इंक्रीज, व्हाट आर द वेज टू इंक्रीज द इंड्यूस करंट इन द कॉइल। पहला ऑब्वियसली प्यारे यहाँ पे आप देखिए ये नंबर ऑफ टर्न्स हैं, कितने सारे टर्न्स लिए हैं। मैग्नेट को पास में लाएंगे, टर्न्स में करंट बनेगा, जितने ज़्यादा टर्न्स होंगे उतने ज़्यादा टर्न से फ्लक्स चेंज होगा, उतना ज़्यादा करंट बनेगा। आप सोचिए यहाँ पे सिर्फ एक टर्न होता, मैग्नेट को पास में लाते तो सिर्फ एक टर्न से फ्लक्स चेंज होता, जिसकी वजह से एक टर्न में करंट बनता। लेकिन एक के पीछे एक बहुत सारे टर्न्स हैं तो सारे फ्लक्स से करंट चेंज हो, सारे टर्न से फ्लक्स चेंज होगा, सारे टर्न्स में करंट बनेगा तो करंट बढ़ जाएगा। यानी मोर द नंबर ऑफ टर्न्स मोर विल बी द करंट। दूसरा ये डिपेंड करेगा किस पे, बोल रहे हैं रैपिड मोशन ऑफ द मैग्नेट। ये जो हम इसे पास में ला रहे हैं, ये जितनी तेजी से पास में लाएंगे उतना ज़्यादा करंट बनेगा, जितनी तेजी से पास में लाएंगे उतना ज़्यादा फ्लक्स जल्दी चेंज होगा, जिसकी वजह से उसमें करंट भी ज़्यादा बनेगा। इसकी अभी डिस्कशन करने वाला हूँ। फिलहाल अगले पॉइंट पे आइए, बाय इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट। ऑब्वियसली मैग्नेट से करंट बन रहा है, जितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ले लेंगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, करंट भी उतना
ज़्यादा बनेगा। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल। आप देखिए हमने पतली कॉइल ली है इस तरीके से, पतली कॉइल की बजाय अगर मोटी कॉइल इस तरीके से ले लें, ऐसी कॉइल ले लें, ऐसी कॉइल, तो देखिए कॉइल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है साइड वाला जो एरिया होता है, ये साइड वाला एरिया, इसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहते हैं। ये जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा इसमें इंड्यूस्ड करंट बनेगी। क्यों बनेगी उतनी ज़्यादा इंड्यूस्ड करंट? आप सोचिए जितनी, अभी आप देखिए पतली है तो इससे कुछ फ्लक्स पास हो रहा होगा, इसका फ्लक्स पास हो रहा होगा, लेकिन अगर ये मोटी कर देते तो और ज़्यादा फ्लक्स पास होता है इससे, तो करंट भी और ज़्यादा बनेगा। एंड लास्ट, इट डिपेंड्स ऑन द, ये तो बाय वाइंडिंग द कॉइल ऑन सॉफ्ट आयरन। मतलब ये जो हमने अंदर से खोखली ली थी, खोखली एयर, जैसे अंदर एयर थी, मतलब पेपर ले लिया था, पेपर का एक रोल लिया था हमने, सिलेंडर उसके ऊपर हमने लपेट दी थी, कॉइल अंदर से खोखली थी। अगर अंदर से सॉफ्ट आयरन की कोर इंसर्ट कर दें तो और ज़्यादा करंट बनेगा। तो ये 5 फैक्टर्स हैं, इस पे डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा करंट बनेगा, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। अभी वापस आ जाओ, अभी मैंने ये बोला था आपसे कि पास में ले जाने पे भी करंट बनेगा, दूर ले जाने पे भी करंट बनेगा, लेकिन बोले थे कि सर किस में ज़्यादा करंट बनेगा वो बताइए। तो सुन लो, मैंने बोला था दोनों में सेम करंट बनेगा। ये करंट कितना बनेगा ये इस पे डिपेंड नहीं करता कि उसे पास में ला रहे हैं या दूर ले जा रहे हैं, डिपेंड करता है कि कितनी तेज़ी से पास में ला रहे हैं और कितनी तेजी से दूर ले जा रहे हैं। अगर जिस स्पीड से पास में ला रहे हैं उसी स्पीड से दूर ले जाएंगे प्यारे, तो दोनों में सेम करंट बनेगा, बस करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। हाँ, अगर ऐसा करते कि इसे मान ले 10 मीटर पर सेकंड से पास में लाए और इसे दूर ले जा रहे हैं 15 मीटर पर सेकंड से, तो दोनों में करंट बनेगा, करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। लेकिन ज़्यादा करंट किस में बनेगा प्यारे? उस वाले में। जितनी तेजी से दूर ले जाएंगे उतना ज़्यादा करंट बनेगा। ज़्यादा या कम करंट इस पर डिपेंड नहीं करता कि पास आ रही है दूर जा रही है, ज़्यादा करंट इस पर डिपेंड करता है कि कितनी तेजी से या कितनी हल्के दूर या पास आ रही है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? तो ये जो लास्ट फैक्टर था प्यारे, वो लास्ट फैक्टर यही था कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस करंट कैन बी इंक्रीज बाय रैपिड मोशन ऑफ मैग्नेट, क्योंकि जितनी तेजी से पास में लाएंगे उतना ज़्यादा जल्दी फ्लक्स चेंज होगा, और जितना जल्दी फ्लक्स चेंज होगा इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट उतना ही। इंड्यूस ईएमएफ का मतलब है बेटा वोल्टेज, करंट है तो वोल्टेज भी होगा। तो अगर मैं कहीं पे बोलूँ इंड्यूस करंट बन रहा है, उसकी जगह मैं ये भी बोल सकता हूँ इंड्यूस्ड वोल्टेज बन रहा है। इंड्यूस वोल्टेज डेवलप होने का मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ। वोल्टेज ईएमएफ हमने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ाए थे, लगभग एक ही बात होती है। तो कभी इंड्यूस करंट भी यूज़ करूँगा और कभी इंड्यूस्ड ईएमएफ वर्ड भी यूज़ करूँगा। तो इसमें जितना रैपिड मोशन होगा उतनी जल्दी फ्लक्स चेंज होगा, उतना ही ज़्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा। और इसको गवर्न करने वाला एक लॉ भी है जिसे हम कहते हैं फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है प्यारे? ओके प्यारे, अभी हम पढ़ रहे हैं अपने अगले टॉपिक पे। फिलहाल प्यारे अगले टॉपिक पे बढ़ने से पहले ये बताइए, जो भी अभी पढ़ाया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है प्यारे तो शो करिए कि आ रहा है। कैसे? एक ये जल्दी से थंब बटन, लाइक बटन बनता है, जल्दी से कर दीजिए लाइक बटन, और फिर हम बढ़ते हैं आगे। फिलहाल प्यारे अभी मैंने कहा कि कितना करंट बनेगा, कितना ईएमएफ बनेगा, ज़्यादा बनेगा, कम बनेगा, वो कौन सा लॉ गवर्न करता है, कौन सा लॉ ये बताता है? जी हाँ, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। 2 लॉज हैं फैराडे ने दिए जिसमें हमें कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पता चलता है। लेकिन प्यारे मैं ये बता दूं कि ये जो पूरे लॉ 2 पॉइंट्स में बताने वाला हूँ ये आईसीएसई के सिलेबस में तो हैं कि स्टेट फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऐसा करके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बट सीबीएसई के सिलेबस में फैराडेज लॉ अलग से कहीं नहीं लिखा हुआ है, एग्जाम में नहीं आएगा। लेकिन मैंने आपको बोला मेरी ये जो पूरा लेक्चर है ये पूरे टॉपिक पे ऊपर बेस्ड है, जिसमें मुझे कोई मतलब नहीं कि आईसीएसई क्या है, सीबीएसई क्या है। मैं आपको तैयार कर रहा हूँ इस चैप्टर के लिए ताकि आप 10th के अलावा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाते हैं, साइंस ओलंपियाड में जाते हैं,
KVPY जैसे और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको पूरा टॉपिक आना चाहिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो आपकी बुक में है या नहीं है, इसलिए आई एम गिविंग यू फुल नॉलेज। हाँ, अगर आपको नहीं करना है तो आप अगले टॉपिक पे जा सकते हैं। फिलहाल प्यारे जल्दी से देख लीजिए फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है प्यारे। वो बहुत ही सिंपल सी बात इसमें बताई गई है जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। क्या है, पहली बात तो ये है इसमें बताई गई कि कभी भी अगर किसी भी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तब ही उसमें इंड्यूस्ड EMF या इंड्यूस्ड करंट बनेगा। whenever there is a change in magnetic flux linked with a coil and induced EMF is produced। ये आप पढ़ चुके हैं। इंड्यूस EMF कह लो या इंड्यूस करंट कह लो। और इंड्यूस EMF कितना बनेगा, ज़्यादा बनेगा या कम बनेगा, वो डिपेंड करेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल। मतलब जितना जल्दी जल्दी फ्लक्स चेंज होगा उसका रेट जितना ज़्यादा होगा, रेट का मतलब फ्लक्स चेंज होने की स्पीड, जितनी तेज़ी से फ्लक्स चेंज होगा उतना ज़्यादा EMF बनेगा, जितना हल्के हल्के फ्लक्स चेंज होगा उतना कम EMF बनेगा। यानी EMF मैग्नीट्यूड ऑफ EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल उतना इंड्यूस EMF बनेगा। फास्टर द फ्लक्स चेंजेस मोर विल बी द इंड्यूस EMF। ये मैग्नेट को जितनी तेजी से पास में लाएंगे कॉइल के उतना ज़्यादा इसमें करंट बनेगा। तो सिंपल से हैं, 2 पॉइंट्स याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी बात आती है प्यारे कि जैसे आपने कहा था, नहीं मैंने कहा था कि अगर किसी मैग्नेट को कॉइल के पास में लाएंगे तो फ्लक्स चेंज होने की वजह से उसमें इंड्यूस्ड EMF या इंड्यूस्ड करंट बनेगा। सबसे पहले शुरुआती डायग्राम में मैग्नेट को कॉइल के पास में ला रहे थे तो उसमें करंट बन रहा था। वो हमने कैसे समझाया, वो हमने समझाया फ्लक्स के चेंज होने की वजह से उसमें करंट बना। फिर मैंने बोला कि मैग्नेट की मूवमेंट की बजाय कॉइल की मूवमेंट भी करा सकते हैं। कॉइल की मूवमेंट कराएंगे तो भी फ्लक्स के चेंज की वजह से उसमें करंट बनेगा। लेकिन बेटा अगर कॉइल की मूवमेंट हो रही है, यानी वो जो वायर है, वायर की मूवमेंट अगर हम कर रहे हैं, वायर को मैग्नेट के पास या दूर ले जा रहे हैं, यानी वायर को अगर हम मूव करा रहे हैं तो वायर में करंट बन रहा है, उसको हम एक दूसरी तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो हम देखने जा रहे हैं। बस यहाँ पे हमने वायर सर्कुलर की बजाय स्ट्रेट ले लिया है। वहाँ कॉइल का सर्कुलर वायर था, उसको मूव करा रहे थे तो उसमें करंट बन रहा था। अभी स्ट्रेट वायर को मूव कराएंगे मैग्नेटिक फील्ड में तो करंट बनेगा। देखिए कैसा, इसका ये डेमोन्स्ट्रेशन है। तो टू डेमोन्स्ट्रेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बाय यूजिंग स्ट्रेट वायर एंड अ मैग्नेट। प्यारे देखिए ये मैग्नेट के 2 पोल्स हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेट है जो पीछे से इस तरीके से जुड़ी हुई होगी, पूरी एक यू शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट होगी, हॉर्सशू मैग्नेट होगी। या फिर इसके बीच में हमने एक वायर पकड़ रखा है, इस तरीके से वायर पकड़ रखा है और ये वायर कहाँ से ज्वाइंट है, गैल्वेनोमीटर से, जो हमें बताएगा कि इसमें करंट बना कि नहीं बना। पहले केस में इस वायर को हम ऊपर ले जाएंगे, अगले केस में इस वायर को मैग्नेटिक फील्ड में नीचे ले जाएंगे। तो देखिए क्या हुआ, ये जो वायर है इस वायर को जब ये पकड़ के मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे ये नॉर्थ पोल नहीं, उधर नॉर्थ पोल रखा है, इधर साउथ पोल रखा है और बीच में जो वायर था इसे पकड़ के ऊपर ले जा रहे हैं, तो क्या देखा गया, जैसे ही इसकी मूवमेंट हुई मैग्नेटिक फील्ड में तो इसमें करंट बना। देखिए गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो करी, यानी इसमें करंट बना। करंट की क्या डायरेक्शन थी वो अभी मैंने नहीं समझाई है अभी तक, उसका खुलासा थोड़ी देर में होने वाला है। फिलहाल ऊपर ले गए तो करंट बना। देखिए इस वायर को पकड़ के मैग्नेटिक फील्ड में नीचे ले गए तो भी करंट बन रहा है, तो भी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हुई। लेकिन दोनों डिफ्लेक्शन में अंतर देखिए क्या है, ये देखिए इसमें डिफ्लेक्ट इधर की तरफ हुई जबकि इसमें गैल्वेनोमीटर में नीडल इधर की तरफ डिफ्लेक्ट हुई। जब इधर की तरफ डिफ्लेक्ट हुई तो करंट ऐसे गया और जब इधर की तरफ डिफ्लेक्ट हुई यानी करंट ऐसे गया होगा। यानी आपने ये जाना इस एक्सपेरिमेंट में, बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस। फिर से 2 बातें जानी एक्चुअली। पहली बात तो ये कि कभी भी किसी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कोई एक वायर की मूवमेंट होगी ऊपर या नीचे तो उसमें करंट बनेगा, चाहे ऊपर चाहे नीचे। दूसरी बात, अगर ऊपर की मूवमेंट थी तो करंट बना, नीचे करेंगे अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर देंगे तो करंट की, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन भी ऑपोजिट हो जाएगी। करंट की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे वो अभी सेम एग्जांपल्स के साथ मैं समझाने वाला हूं। पहले हम रूल तो पढ़ लें कि कौन से
रूल से करंट की डायरेक्शन निकालने वाले हैं। फिलहाल अब आप समझ लीजिए, जो दो चीज़ें आपके सामने आ गई हैं, या तो इंड्यूस करंट बनेगा तब जब आप किसी भी कॉइल से, क्लोज कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स चेंज करेंगे तो भी करंट बनेगा, या फिर किसी वायर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराएंगे ऊपर नीचे तो भी इंड्यूस करंट बनेगा। ठीक है प्यारे, अभी इस पे हम वापस आने वाले हैं। फिलहाल बात आई कि सर डायरेक्शन कैसे निकालें करंट का। इतनी देर से आप कहे जा रहे हैं करंट बनेगा, कभी इधर बनेगा कभी उधर बनेगा, लेकिन सर करंट की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? अरे प्यारे, करंट की डायरेक्शन निकालने के दो तरीके हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि करंट दो तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो, या तो वायर की मूवमेंट से, वायर मूव करेगा तो करंट, इंड्यूस करंट, या फिर फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस करंट। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट निकालने के भी दो लॉज हैं, दो रूल्स हैं जिनसे आप करंट के डायरेक्शन बता सकते हैं। पहला रूल है आपका फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, और दूसरा रूल है आपका लेंज लॉ। लेंज लॉ कह लो या लेंज रूल कह लो, एक ही बात है। बोले अरे सर ये तो हमने पढ़ा था पिछले टॉपिक में। अरे प्यारे, वो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल नहीं था, वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल था। लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, अभी हम पढ़ रहे हैं राइट 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 हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या है वो देखने जा रहे हैं। फिलहाल एक बार लेफ्ट हैंड रूल की बात कर लो। लेफ्ट हैंड रूल हमने कब यूज़ किया था? किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई एक वायर रखा है, उस वायर में अगर करंट फ्लो कराएं तो उस पर फोर्स लगती है, उस फोर्स की वजह से वो कहाँ मूव करेगा? करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, उस फोर्स की डायरेक्शन लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं। लेफ्ट हैंड रूल में ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखते हैं, ये सेंटर फिंगर करंट की डायरेक्शन में, और थंब फोर्स की डायरेक्शन बताता है। अभी उल्टा है, अगर किसी वायर को करंट फ्लो कराया मैग्नेटिक फील्ड में तो फोर्स लगेगी, लेकिन अब किसी भी वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रख के मूव कराया तो उसमें करंट बनेगा। अभी आपने देखा, मूव कराया, फोर्स लगाई, ऊपर या नीचे गया, मूव कराया, मोशन कराया तो उसमें करंट बनेगा। करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है। और प्यारे, ये जो राइट हैंड रूल है ये बिल्कुल लेफ्ट हैंड रूल की तरह ही है। जैसे इसमें 3 फिंगर्स को स्ट्रेच किया था, इसमें भी 3 फिंगर्स को आप स्ट्रेच करेंगे ऐसे ऐसे। जो फिंगर्स यहाँ पे शो कर रही थी, जैसे ये फोर्स, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड, ये वाली करंट, वही यहाँ पे है। ये फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट कैसे बताएंगे वो देखने जा रहे हैं। क्या करेंगे आप, जैसे कि अपनी ये जो राइट हैंड की 3 फिंगर्स हैं, उन 3 फिंगर्स को स्ट्रेच करेंगे इस तरीके से कि ऑल ऑफ देम विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऑल ऑफ देम विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इस तरीके से ऐसे कर लेंगे, ठीक है। ओके, क्या स्टेटमेंट है इसकी? स्ट्रेच द 4 फिंगर मिडिल फिंगर, stretch the 4 finger, middle finger and thumb of your right hand such that all of them are perpendicular to each other. Then आप क्या करेंगे, आपको करंट की डायरेक्शन निकालनी है। ये फोर्स की डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड की है, और ये करंट की डायरेक्शन है। यही करंट की डायरेक्शन हमने निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जिस वायर को आप मूव करा रहे हैं वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो अपनी ये वाली फिंगर आप मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रख देंगे, ये वाली फिंगर फोर्स के डायरेक्शन में रख देंगे। फोर्स यानी जिस डायरेक्शन में उसे मूव करा रहे हैं, तो जिस डायरेक्शन में ये सेंटर फिंगर पॉइंट करेगी, दिस सेंटर फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ये देखिए, थंब को मोशन के डायरेक्शन में रखेंगे। मोशन का मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में उस कंडक्टर पे आप फोर्स लगा रहे हैं और उसे मूव करा रहे हैं, इस डायरेक्शन में थंब रखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अपनी 4 फिंगर रखेंगे। तो जिस डायरेक्शन में ये सेंटर फिंगर पॉइंट करेगी विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। अभी बहुत अच्छे समझ में नहीं आ रहा है, तब आएगा जब मैं इसको एग्जाम्पल्स में लूँगा। तो अभी सिर्फ याद करिए, क्या है समझ में आएगा। अभी फिलहाल ये 3 फिंगर्स कैसे याद रखें ये मैंने आपको बताया था प्यारे। फैमिली में 3 मेंबर्स हैं, फादर, मदर और चिल्ड्रन। सबसे बड़े जैसे फादर तो सबसे ऊपर हो गए फादर, उनसे छोटी मदर, उनसे छोटे चिल्ड्रन। फादर, मदर, चिल्ड्रन, फादर, मदर और चिल्ड्रन, फादर, मदर, चिल्ड्रन। तो आप ये देखिए प्यारे, फादर के F से फोर्स हो गई, मोशन के डायरेक्शन में थंब रखेंगे फोर्स के डायरेक्शन में। मदर के M से मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ये वाली फिंगर, और चिल्ड्रन के C से करंट के डायरेक्शन ये फिंगर से हमें मिल जाना है।
ठीक है प्यारे, अभी मैं इसके एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ। फिलहाल इसकी स्टेटमेंट क्या है? इट स्टेट्स दैट स्ट्रेच द थंब, फोरफिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ योर राइट हैंड सच दैट ऑल ऑफ देम आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन प्लेस द फोरफिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड and thumb in the direction of force or motion, then the direction in which the middle finger points will give the direction of induced current produced in the wire placed in magnetic field। ठीक है प्यारे, moved in magnetic field। फिलहाल ये अभी हम करने वाले हैं, इसकी डिटेलिंग करने वाले हैं। दूसरा लॉ है आपका लेंज लॉ। लेंज लॉ तब आप यूज़ करेंगे इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताने के लिए जब किसी मैग्नेट को किसी कॉइल के पास ले जा रहे हैं या दूर ले जा रहे हैं, तब उसमें जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बनेगी वो निकालने के लिए लेंज लॉ यूज़ करेंगे। क्या है उसकी मैं डिटेलिंग अभी करने वाला हूँ। फिलहाल अभी आप आ जाइए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल पे, जिसकी मैंने आपको स्टेटमेंट बताई। ये आप नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ये पूरी स्टेटमेंट है, पॉज करके नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में पूछे जाने की इसकी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। 2 मार्क्स में आता है ये। अगर आप समझ लिए हैं तो इतनी बड़ी स्टेटमेंट जो दिखने में लग रही है ये इतनी बड़ी है नहीं, दिमाग में समझ लीजिए तो अपने आप इसको लिख देंगे। ठीक है, फिलहाल इसके एग्जाम्पल करें तो ये समझ में आएगा। प्यारे देखिए, एक इस तरीके से ये मैग्नेट लिए हमने, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये दूसरी मैग्नेट का इस तरीके से यहाँ पे साउथ पोल है, इस तरीके से समझ पा रहे हैं। ठीक है, इस मैग्नेट के बीच में जिसकी मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में होगी, एक वायर रखा हुआ है जिस वायर को फोर्स लगा रहे हैं ऊपर की तरफ। ठीक है प्यारे, इसे ऐसे ऊपर ले जा रहे हैं। तो देखिए, व्हेनेवर अ वायर इज मूव्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, वायर को मूव करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में ऊपर, तो उसमें करंट बनेगा। करंट किस डायरेक्शन में बनेगा वो निकालने के लिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल कैसे लगाएंगे? देखिए, सबसे पहले अपनी ये वाली फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखी। मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? नॉर्थ से साउथ। तो आपने ये वाली फिंगर इस तरीके से ऐसे रख दी, नॉर्थ से साउथ। चाहे ऐसे रख दीजिए, ये स्ट्रेच होनी चाहिए भैया। कुछ बच्चे ऐसे कर लेते हैं, ऐसे स्ट्रेच करते हैं सर ये। अरे भैया, विक्ट्री किसकी, कौन सी फतेह हासिल करके आ रहे हो, कौन सा किला हासिल किया है? विक्ट्री नहीं है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री, ऐसे ऐसे 90 डिग्री। ठीक है, ये आदत अब छोड़ दो। ठीक है, ये इस तरीके से विक्ट्री नहीं करना है 90 डिग्री पे। ठीक है, स्ट्रेच करो, दिखना चाहिए 90 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है भैया रे, ओके। फिलहाल ये 90 डिग्री, इसे नॉर्थ पोल, नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड आपने बना दी। ये चाहे ऐसे रख लो, चाहे ऐसे रख लो, चाहे ऐसे रख लो, ऐसे रख लो, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ पोल आपने कर दी। फिर थंब मोशन के डायरेक्शन में, फोर्स के डायरेक्शन में, फोर्स कहाँ लग रही है? इस पे ऊपर की तरह। तो आप इसे पकड़ के ऊपर कर दो। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ, फोर्स ऊपर की तरफ। एक बार चेक कर लिया तो करंट की फिंगर कहाँ आ रही है? करंट की फिंगर कहाँ आ रही है? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ये, फोर्स के डायरेक्शन में ये फिंगर आ रही है बाहर की तरफ, करंट की फिंगर आ रही है बाहर की तरफ, यानी इसमें इंड्यूस करंट बनेगा बाहर की तरफ। वायर में ए से बी की तरफ करंट बनेगा। इस तरीके से हम डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट निकालेंगे। और भी एग्जाम्पल सुन लो कि जैसे अभी आपने ये वाला देखा था, बोले सर इसमें करंट की डायरेक्शन कैसे निकालें? तो देखिए, ये एग्जाम में बना हुआ आ सकता है और करंट की डायरेक्शन पूछेंगे आपसे। तो आप सबसे पहले ये वाला देखिए। देखिए, इसमें इस तरीके से नॉर्थ से साउथ की तरफ आप क्या करेंगे? अपनी 4 फिंगर रखेंगे नॉर्थ से साउथ की तरफ। आपने इस तरीके से ऐसे रखा, नॉर्थ से साउथ की तरफ। ठीक है, और थंब इसमें ऊपर की तरफ, तो मोशन ऊपर हो रहा है तो आपने ऊपर रख लिया। फिंगर कहाँ आ रही है? बाहर की तरफ, जैसे अभी था बाहर की तरफ आ रही है। तो ये इस तरीके से बाहर की तरफ ऐसे आप करंट बना देंगे बी से ए। करके देखिए बेटा, मेरे साथ स्क्रीन के सामने बैठे बैठे हाथ घुमा के देखिए, आपका भी वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर सिर्फ ऐसे सोच के करेंगे, अच्छा हाँ समझ में आ गया, सर ने दिखा दिया, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ एग्जाम में आप हाथ घुमा ही नहीं पाएंगे। इसलिए बिना शर्माए हाथ स्क्रीन के सामने घुमा के देखिए, हाँ हमारा भी ऐसे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? चलिए उठाइए अपना हाथ। ये लीजिए, मेरे कहने पे बच्चों ने हाथ उठा लिया अपना उल्टा हाथ उठा लिया और उल्टा हाथ करके कर रहे हैं इस तरीके से
कि इस तरीके से सर अरे हमारा तो बाहर नहीं आ रहा सर, अंदर की तरफ आ रहा है सर, कैसे बता रहे हो आप, बाहर की तरफ बता रहे हो और हमारा अंदर की तरफ आ रहा है। अरे प्यारे उल्टे हाथ से नहीं करना। कितने बच्चे हैं ऐसे, कितने बच्चे लिख के बताओ, ऐसे होंगे कई बच्चे जो उल्टा हाथ उठा के कर रहे थे अभी तक। प्यारे नाम लिख के बताओ, मैं भी जानना चाहता हूँ। फिलहाल प्यारे चलिए मजाक की बात, आप यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड नहीं राइट हैंड, ध्यान रखिए राइट हैंड से करना है तभी सही डायरेक्शन आएगा, लेफ्ट हैंड से करेंगे उल्टा हो जाएगा। कब राइट यूज करना है कब लेफ्ट यूज करना है वो अभी मैं आगे आपको याद कराने वाला हूँ। फिलहाल अभी राइट के हिसाब से यहाँ पर देखिए प्यारे, नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पे आपने नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड रख दी। फिर से मेरे साथ करिए आप, नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड कर दी, मैग्नेटिक फील्ड की लाइन कर दी और फोर्स को नीचे की तरफ, फोर्स से नीचे की तरफ लगा रहे हैं तो फोर्स को नीचे की तरफ कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड फोर्स, तो फिंगर कहाँ जा रही है, ये वाली, ये जो पीछे वाली फिंगर है ये अंदर की तरफ जा रही है, ये जो मेरी ये वाली फिंगर है ये अंदर की तरफ जा रही है। तो आप देखिए इसमें करंट अंदर की तरफ बनेगा, तभी ये देखिए इसमें जो एरो थी वो ऐसे बना रखी थी ए से बी। तो ये एग्जाम में आना है बनाने को, कैसे करेंगे उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। एक आध एग्जाम्पल और देख लीजिए प्यारे, जैसे मान लें ये अपने मन से मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, जैसे मान लें ये एक इस तरीके से मैग्नेट है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, एक यहाँ पे इस तरीके से वायर रखा है ए बी और इस वायर को बाहर की तरफ खींच रहे हैं। एक ये दीवार है नॉर्थ पोल, एक वो दीवार है साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ रही होगी और ये जो वायर बीच में रखा है ये बोर्ड से बाहर की तरफ ऐसे ला रहे हैं। तो बताइए इसका डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्या होगा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से। तो उसके लिए सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ आपने ऐसे कर दी। थंब जहां मोशन हो रहा है, मोशन बाहर हो रहा है, फोर्स बाहर लग रही है, तो फादर का एफ फोर्स बाहर की तरफ कर दिया आपने, फादर का एफ फोर्स का एफ बाहर की तरफ। अरे ऐसा करने पर ये वाली फिंगर कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है करंट की फिंगर, तो इसमें करंट कहाँ फ्लो करेगा, इंड्यूस करंट ऊपर की तरफ, ठीक है। ऐसे ही एक और देखिए, इस तरीके से अगर ये क्रॉस क्रॉस दे रखा है प्यारे, क्रॉस क्रॉस का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स है, डॉट डॉट का मतलब होता है कि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स है। इसमें फिलहाल मान लें परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो ये जो वायर है इस वायर पे ए बी वायर पे, इसका नाम मैं ए बी की जगह लिख दे रहा हूं, सी डी वायर पे ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है, एफ फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है सी डी वायर पे। तो जरा बताइए इसमें करंट कहां से कहां फ्लो करेगा, इसे ऊपर मोशन करा रहे हैं। तो यही वाला रूल आप देखिए, मैग्नेटिक फील्ड आप अंदर की तरफ रख दीजिए, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, परपेंडिकुलरली इनवर्ट्स का मतलब बाहर से अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, ये अंदर की तरफ आपने रख दिया। और थंब फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, ऊपर की तरफ लग रही है, तो इसे घुमा के ऊपर की तरफ कर दीजिए, कर दिया। तो ये वाली फिंगर कहाँ जा रही है, इधर की तरफ जा रही है, तो करंट की डायरेक्शन हो गई डी टू सी, ये करंट की डायरेक्शन हो गई। ठीक है प्यारे, समझ पा रहे हैं। एक ये वाला है, ये लीजिए इस तरीके से, ये है वायर, इसका नाम है एक्स वाई वायर, इसको हम इधर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, मूव ऐसे करा रहे हैं। तो ये आप लोगों को बताना है मुझे कि इसमें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि इसमें डायरेक्शन एक्स से वाई होगी या वाई से एक्स होगी। लेट मी चेक कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। जल्दी से यहाँ पे पॉज करके ये डायग्राम देख के बताइए कि इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होनी है। और एक और ले लीजिए इस तरीके से, इसमें भी बताएंगे करंट की डायरेक्शन क्या होगी। ये लीजिए वायर हमने इस तरीके से कर दिया, इसका नाम है पी क्यू, और इसको इधर की तरफ मोशन करा रहे हैं, एफ फोर्स इधर लगा रहे हैं। दोनों में बताइए, ऐसे लिख के बताइए सर एक्स टू वाई होगी या वाई टू एक्स होगी, ऐसा लिख दीजिए। और फिर ऐसे इसमें लिख दीजिए पी टू क्यू होगी या फिर क्यू टू पी होगी। ठीक है प्यारे, उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। अभी हम चलते हैं अपने आगे की तरफ प्यारे, आगे की तरफ चलिए स्टार्ट करिए जल्दी से। पहले ये लिखिए फिर हम बढ़ रहे हैं आगे। ओके प्यारे, अभी बात आई कि सर जी 2 रूल्स आपने पढ़ा दिए पिछले चैप्टर में, पिछले लेक्चर में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और इस चैप्टर में फ्लेमिंग्स
राइट हैंड रूल। सर अभी तो समझ में आ गया कि राइट हैंड रूल किस लिए, लेफ्ट हैंड रूल किस लिए है, लेकिन सर एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद, 2 महीने बाद हम भूल जाएंगे कि राइट किस लिए होता था, लेफ्ट किस लिए होता था। इतना तो याद रह जाएगी कि सर एक रूल फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करता था, एक रूल इंड्यूस करंट की डायरेक्शन फाइंड करता था, लेकिन सर कौन सा रूल लगाना है एकदम कभी भूल गए, एग्जाम में कंफ्यूज हो गए तो कहीं गलत ना हो जाए, या याद कैसे रखें तो मैं बताने जा रहा हूँ। पहले तो दिमाग में ये बसा लीजिए कि एक रूल किस लिए है, फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए। जब भी कोई करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो फोर्स निकलेगी एक रूल से, और दूसरा अगर किसी भी वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रख के मूव कराएंगे, मूव कराने से इंड्यूस्ड करंट बनेगा, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए दूसरा रूल। अब कैसे याद रखें आप प्यारे, देखिए एक फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और एक फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है प्यारे, अभी कैसे याद रखें उसकी बात आ रही है। तो प्यारे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, जबकि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट बेटा, इंड्यूस्ड करंट, अभी आप ये देखिए प्यारे, इंड्यूस्ड करंट और फोर्स की डायरेक्शन के लिए कैसे रूल याद रखें कि फोर्स के लिए कौन सा रूल था, इंड्यूस्ड करंट के लिए कौन सा रूल था। तो देखिए इंड्यूस्ड करंट में आ रहा है आई, क्या आ रहा है आई, और वैसे भी करंट को किससे डिनोट करते हैं, आई से ही डिनोट करते हैं, यानी ये जो रूल है आई वाला, आप देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, राई आई 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 से क्या होता है करंट, इसका मतलब राइट हैंड रूल किस लिए यूज होना है, इंड्यूस्ड करंट के लिए। ऐसे ही लेफ्ट फू 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 से क्या होता है, फू से होता है फोर्स। तो प्यारे लेफ्ट यूज होगा फोर्स की डायरेक्शन पता करने के लिए, और राइट हैंड यूज होगा राई आई 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 करंट की डायरेक्शन। लेफ्ट फोर्स, राई आई 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 करंट। इस तरीके से अगर आप उल्टी सीधी तरीके से कोई नेमोनिक बनाते हैं वियर्ड तरीके से, तो ये चीजें आपको जिंदगी भर तक के लिए याद हो जाती हैं। उम्मीद है अब आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे कि राई किस लिए था, लेफ्ट किस लिए था। ठीक है प्यारे, अगर समझ में आई है ये निमोनिक, बढ़िया लगा है तो याद रखना, और अभी तक अगर ये नहीं किया है तो कर देना। फिलहाल प्यारे आगे बात आई आपकी लेफ्ट और राइट तो हो गए। मैंने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल तो राइट हैंड रूल तो बता दिया डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट फाइंड करने के लिए जब किसी वायर को मूव करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। लेकिन अगर किसी कॉइल में फ्लक्स चेंज होने की वजह से करंट बन रहा है तो कौन सा रूल, लेंज लॉ। लेंज लॉ से इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे किसी कॉइल में, किसी कॉइल में प्यारे ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्यारे, फिर से बता दूं ये आपकी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट सीबीएसई सिलेबस में नहीं है। बट आई रिकमेंड कि सीबीएसई वाले भी इसको देखें समझें। हाँ एग्जाम के लिए मत करना, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिलहाल अभी इसको समझें क्या है लेंज लॉ। क्या है लेंज लॉ से पहले किस लिए यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस्ड इन अ कॉइल ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। लेकिन इससे डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट कैसे निकालेंगे उससे पहले आपको इसकी डेफिनेशन रटनी पड़ेगी। डेफिनेशन रटो तभी समझाऊंगा कि कैसे निकालेंगे। डेफिनेशन क्या है कि डेफिनेशन बोल रहे हैं, इट स्टेट्स दैट व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल देन इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड इन इट in such a direction that it opposes the cause which is producing it। यहाँ से यहाँ तक की तो कोई नई चीज़ नहीं है, यहाँ पे तो सिर्फ मैंने लिखा है कि फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस करंट बनेगा कॉइल में। यहाँ से कोई नई चीज़ है, यही स्टेटमेंट है कि इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस इन द कॉइल in such a direction that it opposes the cause which is producing it. It is current induced is produced in such a direction that it opposes the cause which is producing it। पहले रटो। हिंदी में इसका क्या ट्रांसलेशन है, कह रहे हैं किसी भी कॉइल में इंड्यूस करंट उस डायरेक्शन में बनेगा जिस डायरेक्शन में जो कॉज उसे प्रोड्यूस कर रहा है उस कॉज को
अपोज किया जा सके। फिर से सुन लीजिए, इंड्यूस करंट किसी भी कॉइल में उस डायरेक्शन में बनेगा जिस डायरेक्शन में, जिस वजह से, जिस कॉज से वो प्रोड्यूस हो रहा था, उस वजह को अपोज किया जा सके। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? बोले सर नहीं समझ पा रहे हैं। कोई बात नहीं प्यारे, मैंने अभी समझाया ही नहीं है, समझाऊंगा तो अब। फिलहाल सिर्फ अभी तो डेफिनेशन रटनी थी, समझाने अब जा रहा हूँ। ध्यान से समझिएगा, अब मेन बात आ रही है समझने की। जैसे प्यारे मान लें कि ये एक इस तरीके से मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये एक यहाँ पे कॉइल लटकी हुई है, इस तरीके से सर्कुलर कॉइल लटकी हुई है। यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे बना लें, ये लीजिए सर्कुलर कॉइल इस तरीके से लटकी हुई है और इसको हम इधर की तरफ से देख रहे हैं, इस तरीके से इधर की तरफ से देख रहे हैं। प्यारे बताइए, अगर इस मैग्नेट को इसके पास में ले जाएंगे तो करंट बनेगा? जी हाँ, इंड्यूस करंट बनेगा। किस वजह से बनेगा? उसके पीछे कॉज क्या है? ये कॉज है कि जब हम इसको पास में ले जाएंगे तो इससे निकलती हुई जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, जो इससे लिंक्ड हो रही होंगी, इससे क्रॉस हो रही होंगी, पास में ले जाने पर इससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ने लगेगा और मैग्नेटिक फ्लक्स के बढ़ने की वजह से इसमें इंड्यूस करंट बनेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम इसको दूर ले जाएंगे अगर हम इसको, तो बताइए ये जो कॉइल यहाँ लगी हुई है इस तरीके से, दूर ले जाने पर भी इसमें करंट बनेगा? जी हाँ बनेगा। किस वजह से बनेगा? इसके दूर जाने की वजह से, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स के डिक्रीज होने की वजह से। अब करंट की डायरेक्शन देखिए कैसे फाइंड करेंगे। लेंज लॉ के हिसाब से, लेंज लॉ ये कहता है कि करंट इसमें ऐसे बनेगा, इस डायरेक्शन में बनेगा जिस डायरेक्शन में जो कॉज उसको प्रोड्यूस कर रहा था उस कॉज को रोका जा सके, उस कॉज को अपोज किया जा सके। मतलब यहाँ करंट जो इंड्यूस बन रहा था वो किसकी वजह से बन रहा था? इसके पास में आने की वजह से। तो इसमें इंड्यूस करंट ऐसे बनेगा कि ये पास में ना आ पाए। फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ करंट जो बन रहा था कॉइल में किस वजह से बन रहा था? मैग्नेट के दूर जाने की वजह से। तो लेंज लॉ ये कहता है कि इसमें ऐसे करंट बनेगा कि ये मैग्नेट दूर ना जाए, जिस वजह से उसमें करंट बन रहा है उस वजह को, उसके दूर जाने की वजह को रोका जा सके। यानी दूर जा रही है तो दूर ना जाए, पास आ रही है तो पास ना आए। जैसे बताइए, अगर ये पास में आएगी तो लेंज लॉ कहता है कि यहाँ करंट ऐसे बनेगा कि ये पास में ना आ सके। पास में ना आ सके उसके लिए यहाँ पोल बनना पड़ेगा। बताओ यहाँ कौन सा पोल बने? नॉर्थ पोल बने या साउथ पोल बने कि ये पास में ना आ पाए? जी हाँ, यहाँ कौन सा पोल बने? नॉर्थ पोल बन जाए। तो नॉर्थ को क्या करेगा? नॉर्थ को रिपेल करेगा। ये इससे कहेगा भैया दूर जाओ, पास में मत आओ। तो ऐसे पास में आने की वजह से करंट बन रहा है, लेकिन करंट ऐसे बनेगा कि ये पास में ना आए, तो इधर नॉर्थ पोल बन जाएगा। और नॉर्थ का मतलब होता है प्यारे, आप देखिए इस तरीके से आपने क्लॉक फेज रूल पढ़ा था, एन और एस ऐसे आपने बनाए थे पिछले लेक्चर में। एन का मतलब एंटी क्लॉकवाइज और एस का मतलब क्लॉकवाइज। तो अगर करंट इसमें एन बन रहा है तो करंट कैसे बनेगा इसमें? इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज। ये लीजिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज इसमें करंट बन जाएगा। लेंज लॉ से आपने ऐसे बता दिया। ऐसे ही इसमें देखिए, ये मैग्नेट दूर जाएगी तो इससे लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा, करंट बनेगा। करंट ऐसे बनेगा लेंज लॉ के हिसाब से, करंट की डायरेक्शन कि ये दूर ना जाए। दूर ना जाए तो बताओ इधर कौन सा पोल बनना पड़ेगा? कौन सा पोल बनेगा कि वो कहेगा कि नॉर्थ भैया दूर मत जाओ? कौन सा पोल बनेगा? साउथ बनेगा। तो देखो तभी तो साउथ नॉर्थ को दूर जाने से रोकेगा, कहेगा आ जाओ आ जाओ। तो यहाँ साउथ अगर बनेगा प्यारे, ये पता चल गया आपको। तो ये कॉइल का फेस अगर साउथ पोल की तरह एक्ट करेगा तो साउथ का मतलब होता है क्लॉकवाइज। तो यहाँ कौन से डायरेक्शन में करंट बन जाएगा? इस तरीके से क्लॉकवाइज बन जाएगा। तो अभी इस डेफिनेशन का मतलब समझ में आया कि करंट इज इंड्यूस्ड इन अ कॉइल इन सच अ डायरेक्शन दैट इट अपोजेस द कॉज विच इज प्रोड्यूसिंग इट। ठीक है, तो ये बेटा कुछ एग्जाम्पल हैं, नोट कर लीजिए। यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, अभी ऐसे ही एक दो एग्जाम्पल और देखिए प्यारे। जैसे ये मैग्नेट है, अभी मैग्नेट को कॉइल के पास लाए थे, यहाँ पे फिर से मैग्नेट को कॉइल के पास ला रहे हैं, लेकिन अब की यहाँ पे कॉइल का एक टर्न की बजाय बहुत सारे टर्न्स हैं। जैसे अभी एक टर्न लिया था, यहाँ पे एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक, बहुत सारे टर्न्स हैं, एक तरीके की सोलेनॉइड की कॉइल की तरह है। कोई बात नहीं, करंट तो तब भी बनेगा। कैसे? देखिए यहाँ पे अब की बार हमने
साउथ इधर ले लिया, नॉर्थ इधर ले लिया। देखिए बताइए कि अगर साउथ इधर जाएगा, इसको छोड़ दीजिए, कि अगर साउथ इधर इस तरीके से ऐसे पास में, ये मैग्नेट पास में जा रही है, तो पास में जाने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स के इंक्रीज होने की वजह से यहाँ करंट बनेगा। करंट ऐसे बनेगा कि ये पास में जो आ रही थी वो पास में ना आए, पास में ना आए प्यारे, उसके लिए यहाँ क्या पोल बनना पड़ेगा, साउथ के साथ साउथ बनना पड़ेगा, तभी साउथ साउथ को धक्का मार के वापस भेजेगा। तो अगर हमें ये पता चल गया कि यहाँ साउथ बनेगा, तो साउथ का मतलब क्या हो गया, जी हाँ क्लॉकवाइज हो गया। इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे करंट बनेगा, यानी करंट ऐसे होता हुआ ऐसे जाएगा, ऐसे होता हुआ ऐसे होता हुआ ऐसे जाएगा। ऐसे अगर इसे दूर ले जाएं तो इसको भूल जाओ, अभी दूर ले जाएं तो फ्लक्स के डिक्रीज होने की वजह से, इसके सरफेस से लिंक्ड फ्लक्स के डिक्रीज होने की वजह से यहाँ इंड्यूस करंट बनेगा ऐसे कि ये दूर ना जाए, दूर ना जाए, साउथ दूर ना जाए, उसके लिए क्या बनना पड़ेगा, नॉर्थ बनना पड़ेगा। और नॉर्थ का मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। ये लीजिए एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से ऐसे 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 इसका करंट ऐसे हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं, नोट कर लीजिए। यहाँ पे अब कि हमने क्या किया, ये जो कॉइल थी इसको ऐसे सोलेनॉइड की तरीके से, एग्जाम में ऐसा बना हुआ भी आ सकता है, ऐसा बना हुआ आएगा तो कैसे करेंगे, देखिए कि अब कि हम इसे पास में ले जा रहे हैं, तो अब आप ये खुद बता सकते हैं प्यारे, खुद बताइए। अगर ये पास में जा रही है तो यहाँ इंड्यूस करंट फ्लक्स के इंक्रीज होने की वजह से बनेगा, और ऐसे बनेगा कि ये पास में ना आए, ना आए तो इधर कौन सा पोल बनना पड़ेगा, नॉर्थ बनना पड़ेगा। और ऑब्वियसली इधर नॉर्थ बनेगा तो इधर साउथ बनेगा। अब ये तो पता चल गया इधर नॉर्थ साउथ बनेगा। अब करंट के डायरेक्शन के एरोज भी तो बनाने हैं आपको। एरो कैसे बनाएंगे, देखिए फिर से वही रूल, क्लॉक फेस रूल। ये एन है, ये एस है, इस तरीके से प्यारे। तो आप क्या करेंगे, अगर इधर के करंट के बनाने हैं आपको कि करंट इसमें ऐसे 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 नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, तो उसके लिए आप क्या करिए, ये जो यहाँ पे कॉइल रखी थी, ये जो बोर्ड पे चिपकी हुई कॉइल है, इस कॉइल को बोर्ड से बाहर खींच लीजिए। ये लीजिए बोर्ड पे चिपकी हुई है, इसे बाहर खींच लिया, ये इस तरीके से बाहर आ गई प्यारे। ये जब बाहर आई इधर की तरफ फेस पे, क्योंकि नॉर्थ है, तो आप क्या करिए, नॉर्थ का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, अपनी उंगली इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते घुमाते इधर की तरफ से ऐसे घुमाइए। ये लीजिए जब आप ऐसे घुमा रहे हैं तो आप देख रहे हैं नीचे, आगे से ऊपर, पीछे से नीचे, आगे से ऊपर, पीछे से नीचे, आगे से ऊपर, आगे से ऊपर, आगे से ऊपर। ये लीजिए, यानी इसका मतलब आगे से ऊपर की तरफ है तो करंट ऊपर की तरफ जाएगा प्यारे। तो आप ये करंट के एरोज ऐसे ऊपर की तरफ बना देंगे, ऊपर की तरफ, यानी ऐसे जाके पीछे से नीचे आएगा, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे जाएगा। तो करंट जो गैल्वेनोमीटर में फ्लो होगा वो ए से बी फ्लो होगा। तो इसकी नीडल जो पहले जीरो पे थी वो ऐसे की बजाय इधर की तरफ ऐसे डिफ्लेक्ट हो जानी है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ऐसे ही बेटा ये वाला अब अपने आप करेंगे। आप डायरेक्ट की बात करें तो इसमें पास में ले जा रहे थे तो नॉर्थ बना, दूर ले जाएंगे तो ये देख लो, अगर ये एन है तो इधर कौन सा बनेगा, कौन सा बनेगा ताकि ये दूर ना जाए, ये ऐसे करंट बनेगा कि दूर ना जाए। ना जाने के लिए कौन सा पोल बनेगा, अपने आप करोगे, कमेंट बॉक्स में बताओ कि कॉइल में कौन सा पोल यहाँ बनेगा। और पोल अगर यहाँ जो भी बनेगा उसके हिसाब से एरोज जो यहाँ बनाओगे वो नीचे से ऊपर बनेंगे या ऊपर से नीचे, और फिर गैल्वेनोमीटर में डायरेक्शन अपने आप देखोगे। इतने एग्जाम्पल्स के बाद मुझे उम्मीद है कि ये आप अपने आप कर पाओगे। ठीक है प्यारे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इस तरीके से कैसे करंट बनेगा मूवमेंट की वजह से, और लेंज लॉ से कैसे बताएंगे करंट का डायरेक्शन, वो आपने पढ़ा। एक लास्ट इसका एग्जाम्पल और है, और लास्ट एग्जाम्पल से पहले एक लाइन आप जरूर पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। कह रहे हैं लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एग्जाम में पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में कि कौन से लॉ पे बेस्ड है ये लेंज लॉ। ये लेंज लॉ बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। बहुत ज़्यादा डिटेल में तो वैसे है, ये बताना चाहें तो पूरा 10-15 मिनट का ये समझाने का है, लेकिन 10th के लेवल से अभी सिर्फ आप याद करिए। यहाँ ये कहा गया है कि यहाँ जो ये करंट बताया गया कि कैसे बनेगा, आप ये देखिए करंट अपने आप तो पैदा हो नहीं गया, अपने आप तो पैदा नहीं हुआ। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहती है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। तो यहाँ भी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही होगी, कैसे वो मैं आपको समझा दूँ।
प्यारे आप देखिए मैग्नेट को यहाँ से यहाँ ले जाएंगे तो इसमें करंट बनेगा। अब मैग्नेट को आगे ले जाने में हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। और जो हम वर्क करेंगे यानी हमें कौन सी एनर्जी इसको देनी पड़ेगी मैग्नेट को, मैकेनिकल एनर्जी। एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने के लिए जितना हम वर्क करेंगे यानी उतनी मैकेनिकल एनर्जी स्पेंड होगी, और वही एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो जितना हम वर्क करेंगे उतनी एनर्जी बनेगी इलेक्ट्रिक एनर्जी, या ये कह दो जितनी मैकेनिकल एनर्जी इसको देंगे मैग्नेट को उतनी यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी बन जाएगी। तो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो ये जो लेंज लॉ है इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है प्यारे, चलिए ये एक इसका लास्ट एग्जाम्पल, क्या हेडिंग डली है जरा देखिए। कह रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूजिंग टू कॉइल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे, सभी बुक्स में ये दे रखा है, एनसीईआरटी में भी दे रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए। क्या बोल रहे हैं, अभी तक आपने जो करंट बनाया था किसी कॉइल में वो किसकी मूवमेंट से बनाया था, मैग्नेट की मूवमेंट से। ये कॉइल है, मैग्नेट को पास में ले गए थे, मैग्नेट को दूर लाए थे, या कॉइल को पास में ले गए थे, कॉइल को दूर लाए थे, वायर को पास में ले गए थे, वायर को दूर लाए थे मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें करंट बना था। अब की करंट कैसे बन रहा है, दो कॉइल से करंट बन रहा है। आप देखिए यहाँ दो कॉइल ली हैं आपने, एक कॉइल में सेल लगाए स्विच के साथ, एक कॉइल में गैल्वेनोमीटर लगाए, कोई सेल नहीं है। अब अगर हम इसको ऑन करेंगे प्यारे तो कौन सी कॉइल में करंट फ्लो होगा, ए में या बी में, बताइए। कॉइल ए में होगा या बी में इसकी स्विच ऑन करने पर, ऑब्वियसली सिर्फ ए में ही होगा, क्योंकि ये जो सेल है स्विच है ये ए कॉइल से लगा है, ऑन करेंगे इस कॉइल में करंट फ्लो होने लगेगा, इसका कोई कांटेक्ट है ही नहीं, तो इसमें करंट फ्लो नहीं होना चाहिए। लेकिन प्यारे क्या देखा गया, ये देखा गया कि अगर इसका स्विच ऑन करते हैं तो मोमेंटली इस कॉइल के गैल्वेनोमीटर में भी डिफ्लेक्शन पाई जाएगी। मोमेंटरली का मतलब है जैसे ही स्विच ऑन किया तो स्विच ऑन करने पर एक पल के लिए, दो पल के लिए, कुछ क्षण के लिए इसमें करंट बना, इसमें डिफ्लेक्शन होगी। और अगर इसका स्विच ऑन रखा रहने दें तो इसमें तो करंट फ्लो होता रहेगा, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद इसमें जो डिफ्लेक्शन हुई थी, करंट फ्लो हुआ था, ये वापस से जीरो हो जाएगा। फिर दोबारा करंट इसमें कब बनेगा, जब हम इसका स्विच ऑफ करेंगे। जैसे ही इसका स्विच ऑफ करेंगे तो फिर से एक पल के लिए इसमें डिफ्लेक्शन होगी, अब की बार अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होगी एक बार फिर से इसमें, यानी फिर से इसमें करंट फ्लो हुआ कब, स्विच ऑफ करने पर, और थोड़ी देर के लिए डिफ्लेक्शन होगी, फिर से करंट जीरो हो जाएगा। तो आपने यहाँ देखा कि इसका स्विच ऑन या स्विच ऑफ करने पर यहाँ पे मोमेंटरली एक मोमेंट के लिए करंट फ्लो होता है, डिफ्लेक्शन होती है, और स्विच ऑन रखे रहने दें तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन, कोई करंट नहीं है। ये कैसा अजूबा है सर, ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसमें तो कोई कांटेक्ट भी नहीं है, तो भी इसमें स्विच ऑन ऑफ करने पर इसमें कैसे करंट प्रोड्यूस हो रहा है सर, जरा बता दीजिए। तो चलिए प्यारे सुन लीजिए, बहुत गहराई की बात है, ध्यान से सुनना। क्यों हुआ वहाँ पे मोमेंटरली डिफ्लेक्शन, इसलिए प्यारे कि जब हमने इसका स्विच ऑन किया होगा तो ऑन करने से पहले यहाँ करंट था जीरो, मानते हो करंट जीरो रहा होगा, स्विच ऑफ था। जब जैसे ही स्विच ऑन किया, मान लें बैटरी 10 एम्पियर का करंट दे सकती थी, तो स्विच ऑन करने पर इसमें करंट फ्लो होगा। और ये तो है नहीं कि एकदम जैसे ही स्विच ऑन किया एकदम 10 एम्पियर, नहीं, जीरो था तो जीरो से 10 होने में 0 1 2 3 4 5 8 9 10 एम्पियर एक इस तरीके से एम्पियर करके बढ़ा होगा और 10 एम्पियर तक गया होगा। हाँ, और जब 10 एम्पियर पहुंच जाएगा तो इसमें करंट कितना फ्लो होता रहेगा, 10 एम्पियर 10 एम्पियर 10 एम्पियर 10 एम्पियर। तो आप ये सोचो स्विच ऑन करने पर इसमें करंट बढ़ रहा होगा 0 1 2 3 4 5 6 एम्पियर 7 एम्पियर 8 एम्पियर 9 एम्पियर 10 एम्पियर। हालांकि करंट को बढ़ने में बहुत ही कुछ पल लगेंगे, आधे सेकंड या 0.1 सेकंड से भी कम लगेगा, लेकिन कुछ तो समय लगेगा करंट को 0 से 10 एम्पियर होने में। तो आप सोचिए करंट जब इसमें बढ़ रहा होगा, करंट बढ़ने की वजह से इससे निकलने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, इससे निकलने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, आप सोचिए करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होंगी। करंट बढ़ेगा 0 1 2 3 4 8 9 10 एम्पियर, तो इससे निकलने वाली मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ेगा। और सोचिए इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब इससे लिंक्ड होंगी, तार तो लिंक्ड नहीं है, वायर तो टच नहीं कर रहा है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे तो पास होंगी, क्रॉस होंगी। और जब करंट बढ़ेगा तो करंट के बढ़ने से इससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ेगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स के बढ़ने से इसमें क्या बनना है,
जी हाँ, इंड्यूस्ड करंट। कौन से फिनोमेना की वजह से? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से यहाँ इंड्यूस करंट बनेगा, जिसकी वजह से इसमें डिफ्लेक्शन होगी। लेकिन वो डिफ्लेक्शन बहुत ही मोमेंटरली होगी, वो डिफ्लेक्शन बहुत ही कुछ ही पल के लिए होगी। करंट एक हाथ बहुत ही कुछ ही माइन्यूट सेकंड्स के लिए बनेगा, फिर से ज़ीरो हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि एक बार स्विच आपने ऑन किया तो जब तक 10 एम्पियर करंट बढ़ता रहेगा, 0, 1, 2, 8, 9, 10 एम्पियर, तब तक फ्लक्स बढ़ता रहेगा, तब तक इसमें करंट बनेगा। लेकिन एक बार इसका करंट 10 एम्पियर पहुंच गया तो करंट तो इसमें 10 एम्पियर 10 एम्पियर 10 एम्पियर ही बना रहेगा, करंट कांस्टेंट हो जाएगा। करंट नहीं बढ़ेगा तो इससे निकलने वाली मैग्नेटिक फ्लक्स, इससे निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी नहीं बढ़ेंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कांस्टेंट हो जाएंगी। अगर इससे 50 मैग्नेटिक लाइंस निकल रही थी तो 50 ही निकलती रहेंगी, और वो 50 की 50 इससे क्रॉस तो होंगी, लेकिन वो जो 50 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे क्रॉस हो रही थी वो 50 ही रहेंगी, मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं बढ़ेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स के ना बढ़ने की वजह से इसमें करंट भी ज़ीरो हो जाएगा। करंट सिर्फ तब बनता है जब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़े या मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के कांस्टेंट होने से करंट वापस ज़ीरो हो जाएगा स्विच ऑन करे रहने देने पर। दोबारा करंट कब बनेगा उस कॉइल में, बी कॉइल में? जब हम इसे ऑफ करेंगे। क्यों? जब हम इसे ऑफ करेंगे तो जो इसमें करंट था 10 एम्पियर वो कम होने लगेगा। कम होते 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 कहाँ तक जाएगा? 0 एम्पियर था। लेकिन 10 से 0 एम्पियर होने में कुछ तो समय लगेगा, बहुत कम समय लगेगा, 0.01 1 सेकंड लगेंगे, लेकिन कुछ जो समय लगेगा जब करंट कम हो रहा होगा कम हो रहा होगा कम हो रहा होगा, तो करंट के कम होने से इससे निकलता हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स भी कम होने लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड कम होने लगेगी। जो 50 लाइंस निकल रही थी, इससे 50 लिंक्ड हो रही थी, वो 50 की बजाय 40 30 लाइंस 20 लाइंस। मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा तो प्यारे, इससे लिंक्ड अगर मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स के डिक्रीज होने से फिर से इसमें इंड्यूस करंट बनेगा, लेकिन अब की बार ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि पहली बार मैग्नेटिक फ्लक्स के इंक्रीज होने से करंट बन रहा था, लेकिन अब की बार मैग्नेटिक फ्लक्स के डिक्रीज होने से यहाँ पे करंट बनेगा। लेकिन वो भी कितनी देर के लिए? मोमेंट के लिए। कब तक के लिए? जब तक इसका करंट 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 जब तक लगेगा, इसे टाइम 0 होने में फ्लक्स का करंट कम होता रहेगा, फ्लक्स कम होता रहेगा, तब तक के लिए ही इसमें करंट बनेगा। और जब इसका करंट कम होके 0 हो जाएगा, कोई करंट नहीं, कोई फ्लक्स नहीं, कोई फ्लक्स का चेंज नहीं, तो इसमें भी करंट 0 हो जाएगा। तो बात समझ पा रहे हैं? 2 कॉइल से किस तरीके से इंड्यूस करंट बना सकते हैं एक कॉइल से दूसरी कॉइल में। ठीक है प्यारे, ये आपको दे रखा है, ये मैंने समझाया कि करंट क्यों बनेगा, लेकिन यहाँ पे हायर क्लासेस में हम करंट की डायरेक्शन भी पढ़ सकते हैं। 10th क्लास में भी बता सकते हैं कि करंट इसमें जो बनेगा उसकी डायरेक्शन बताइए है। वो डायरेक्शन बेटा आप खुद अपनी समझ से देखिए कि इसमें क्या डायरेक्शन बनेगी करंट की। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, बताइएगा। जब स्विच ऑन करेंगे तो करंट की डायरेक्शन यहाँ पर P से Q होगी, P से Q होगी या Q से P होगी, और स्विच ऑफ करेंगे तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? Q से P या P से Q। हालांकि ये बहुत समझने वाली बात है, थोड़ा हायर कंसेप्ट है, 12th क्लास में इसकी डिटेलिंग करी गई है, लेकिन देखते हैं अभी 10th क्लास के हिसाब से क्या कोई जना ये आंसर कर पाता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए। फिलहाल बेटा आज के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मैंने पूरा कवर कर दिया है, जितनी डिटेलिंग हो सकती थी मैंने सारी डिटेलिंग कर दी है आपकी। आप इसके बाद अपनी बुक से क्वेश्चंस लगाएंगे, असाइनमेंट मैं अपलोड करने वाला हूँ हमारी ऐप पे। वो ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये पूरा कंसेप्ट उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया है तो एक लाइक बटन बनता है। फिलहाल बच्चे इसके बाद अगले लेक्चर में मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ, इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, छोटा सा टॉपिक होगा हालांकि, क्या इलेक्ट्रिक जनरेटर की वर्किंग। जैसे हमने पहले लेक्चर में इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ी थी, इसके अब अगले लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक जनरेटर कैसे वर्क करता है, कैसे जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, वो हम पढ़ने वाले हैं। ऑब्वियसली ये जिस प्रिंसिपल पे बेस्ड है वो हमने आज पढ़ा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ही ये इसकी वर्किंग है। कैसे वर्क करता है बहुत ही डिटेल में, बहुत ही प्यारे तरीके से बताऊंगा मैं आपको अगले लेक्चर में, जिसका लिंक ऊपर आई बटन पे क्लिक करके दे रखा है, वहाँ पे आप जा सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है। ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही। मेहनत करते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।
मिलते हैं हम अगले लेक्चर में।